Welcome to our channel Easy and Deep Way। आज हम पढ़ेंगे असेसमेंट फॉर लर्निंग सब्जेक्ट के अंदर हमारा सेकंड टॉपिक, जिसमें हम टाइप्स ऑफ असेसमेंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने टॉपिक 1 की वीडियो में असेसमेंट का मीनिंग, डेफिनेशन व इम्पोर्टेंस को डिस्कस किया था। तो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी पहले उसे देखना, क्योंकि फिर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। पहले देखिए एग्जाम में इसका क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असेसमेंट? डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ असेसमेंट। ये क्वेश्चन अटैचमेंट में भी पूछा जाता है और 4 मार्क्स के लिए भी आ सकता है। और इस पूरे सब्जेक्ट में असेसमेंट के टाइप्स को ही बताया गया है, इसलिए आप इन्हें बिल्कुल अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। मैंने डायग्राम के थ्रू टाइप्स ऑफ असेसमेंट को शॉर्ट में दिखाया है। इसमें सबसे पहले है फॉर्मेटिव असेसमेंट। इसमें स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस को कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जाता है ताकि स्टूडेंट्स लर्निंग को इम्प्रूव किया जा सके। नेक्स्ट है समेटिव असेसमेंट। इसमें ईयर एंड पर बच्चे की एबिलिटी व परफॉर्मेंस को सम अप किया जाता है और ग्रेड्स, मार्क्स व सर्टिफिकेट के थ्रू स्टूडेंट्स की लर्निंग एक्सपीरियंसेस को जज किया जाता है। फॉर्मल असेसमेंट। इसमें बच्चे की लर्निंग अचीवमेंट को रिटर्न फॉर्म में असेस किया जाता है, जैसे रिपोर्ट कार्ड के थ्रू ग्रेड करना। फिर है इनफॉर्मल असेसमेंट। इसमें टीचर द्वारा स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व किया जाता है और उसकी लर्निंग डिफिकल्टीज को रिमूव करने के लिए इफेक्टिव स्टेप्स भी लिए जाते हैं। फिर है ऑब्जेक्टिव असेसमेंट। इसमें बच्चे से कंटिन्यूसली क्वेश्चनिंग की जाती है ड्यूरिंग द लेक्चर इन वन वर्ड, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के थ्रू, ताकि बच्चे की अटेंशन बनी रहे क्लासरूम के अंदर। फिर है सब्जेक्टिव असेसमेंट। इसमें स्टूडेंट्स को किसी भी टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए दिया जाता है, जैसे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन या फिर ऐसे रिटर्न के थ्रू। फिर है डायग्नोस्टिक असेसमेंट। इसमें स्टूडेंट्स की एजुकेशनल नीड्स को आइडेंटिफाई करने में जो डिफिकल्टीज होती है उन्हें डायग्नोज यानी ढूंढा जाता है और रिजोल्व भी किया जाता है, जैसे डायलेक्सिया, ये भी एक डिफिकल्टी मानी जाती है। फिर है इंटरनल असेसमेंट। इसमें स्कूल टीचर द्वारा स्टूडेंट्स की क्लासरूम में परफॉर्मेंस व इंटरेस्ट को नोट किया जाता है ताकि बच्चे की इन्वॉल्वमेंट का पता लगा सके। फिर है एक्सटर्नल असेसमेंट। इसमें स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को आउटसाइड एग्जामिनर द्वारा असेस किया जाता है, जिसमें क्लास टीचर की मार्किंग भी इंक्लूड की जाती है। फिर है कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट। इसमें क्या होता है, फॉर्मेटिव व समेटिव असेसमेंट दोनों को यूज करके स्टूडेंट की पीरियोडिक परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाता है, जैसे कि यूनिट टेस्ट के थ्रू, वीकली टेस्ट के थ्रू, असाइनमेंट के थ्रू, पीरियोडिक टेस्ट, और इन सभी वैल्यूएशन को यूज किया जाता है। फिर है नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट। इसमें स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को कंपैरिजन व ग्रेडिंग के थ्रू असेस किया जाता है, जिसमें एक स्टैंडर्ड ग्रेड व चार्ट का यूज होता है कंपैरिजन के लिए, जैसे ग्रेड ए फॉर टॉप 10 असेसमेंट, जो इसमें 10% असेसमेंट को हम ग्रेड ए में इंक्लूड करते हैं, बाकी हम बी सी डी ई ऐसे यूज कर सकते हैं। फिर एक क्रिटेरिया रेफरेंस्ड असेसमेंट। इसमें क्रिटेरिया यानी एक पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन सेट किया जाता है परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए, जैसे म्यूजिक, मैथमेटिक्स व मॉडर्न लैंग्वेज में एक क्रिटेरिया सेट होता है ग्रेडिंग को जज करने के लिए। फिर है इप्सेटिव असेसमेंट। इसमें स्टूडेंट्स अपनी ही प्रीवियस परफॉर्मेंस को बेटर बनाने के लिए खुद से ही कंपटीशन व कंपैरिजन करते हैं, जैसे एनालिटिकल टेस्ट के जरिए वो देखते हैं कि जो लास्ट टेस्ट है उसमें मेरे मार्क्स कितने थे और आगे उसमें कैसे हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं या फिर उसको अच्छे मार्क्स से तो मेंटेन रख सकते हैं। फिर है सिनोप्टिक असेसमेंट। इसमें स्टूडेंट्स की कंसेप्ट बिल्डिंग व अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी सब्जेक्ट और टॉपिक को असेस किया जाता है कि उसका कितना इंटरेस्ट है किस सब्जेक्ट व स्ट्रीम में, ताकि फ्यूचर में उसे उसी फील्ड में ले जाया जा सके। फिर है इसमें टर्मिनल असेसमेंट। यह बच्चे की प्रोग्रेस व रिपोर्ट तैयार की जाती है, जिसे ईयर एंड पर रिप्रेजेंट किया जाता है ताकि बच्चे को नेक्स्ट स्टेज में प्रमोट किया जा सके या नहीं उसका पता लगा जा सके। लास्ट है इसमें कंटिन्यूस असेसमेंट। ये समेटिव व फॉर्मेटिव असेसमेंट का मिक्सचर होती है, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस पीरियोडिकली और कंटिन्यूसली असेस होती है। ये सभी टाइप्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि
ऑलमोस्ट सब्जेक्ट इन्हीं टाइप्स पर बेस है और अगर आप इन्हें अच्छे से समझ लेंगे तो आप 20% सब्जेक्ट का सिलेबस कवर कर लेंगे। तो चलिए अब इन्हें डिटेल में पढ़ते हैं वन बाय वन। सबसे पहले देखते हैं फॉर्मल असेसमेंट। अब देखिए फॉर्मल असेसमेंट में क्या होता है कि स्टूडेंट्स जैसे रिपोर्ट कार्ड तैयार होता है उसमें मेंशन होता है कि बच्चा फेल है या पास है, उसके मार्क्स कितने हैं, उसको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करना है कि नहीं करना है, उसकी लर्निंग अचीवमेंट्स क्या है, उसकी एकेडमिक अचीवमेंट क्या है, उसकी कमियां क्या हैं, सबको एक ग्रेड के थ्रू मेंशन किया जाता है ताकि बच्चे को असेस किया जा सके। देखिए formal assessment is that assessment in which the teacher grade the student or to certify the student as pass or fail and to promote the student in the next class on the basis of their performance in the classroom। यानी कि उसको नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट ईयर में प्रमोट करना है कि नहीं, ये फॉर्मल असेसमेंट के थ्रू पता लगता है। फॉर्मल असेसमेंट इज बेसिकली इन रिटन फॉर्म। रिटन फॉर्म में कैसे, जैसे कोई रिपोर्ट कार्ड होता है, सर्टिफिकेट होता है, उसकी फॉर्म में ये दिखाया जाता है। ऑल डाटा रिगार्डिंग लर्निंग अचीवमेंट्स और एकेडमिक अचीवमेंट्स इज इन्वॉल्व इन इट। इसमें सारा डाटा होता है, चाहे वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, गेम से रिलेटेड हो, आउटडोर इंडोर गेम्स हो, उसकी टेस्ट परफॉर्मेंस हो, उसके एग्जाम परफॉर्मेंस हो, सब कुछ उसको रिटन फॉर्म में मेंशन करते हैं। फिर है इसमें इनफॉर्मल असेसमेंट। इसमें क्या होता है कि इसमें ऑब्जर्व किया जाता है बच्चे की एक्टिविटी को, कि वो क्लास में कितना अटेंटिव है, वो कितना उसका इंटरेस्ट है सब्जेक्ट के अंदर, उसको कहाँ पर लर्निंग डिफिकल्टीज आ रही है और कैसे हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हम इसमें इनफॉर्मल असेसमेंट का यूज करते हैं। तो informal assessment is that assessment in which the teacher observes the learning difficulties among the student and take effective steps in order to remove that learning difficulties and enhance the learning among the students। यानी कि उसकी जो भी प्रॉब्लम आ रही है क्लासरूम के अंदर, उसको पेरेंट्स से भी डिस्कस करता है और उनको रिमूव करने के लिए स्टेप्स भी लेता है और उसकी लर्निंग को बढ़ावा देता है। इनफॉर्मल असेसमेंट इज नॉट इन रिटन फॉर्म एंड इट इज इन ऑब्जर्वेशन। यानी कि ये कोई रिपोर्ट कार्ड या सर्टिफिकेट के थ्रू नहीं होता, ये सिर्फ या फिर जैसे पनिशमेंट दे देते हैं बच्चे को अगर वो अटेंटिव नहीं होता, या फिर उसका इंटरेस्ट बनाते हैं किसी भी सब्जेक्ट में कि कैसे उसको वो इंटरेस्टिंग लगे। फिर है ऑब्जेक्टिव असेसमेंट। It is that assessment in which the teacher assess the student by taking objective type questions, जैसे multiple choice questions, fill in the blanks type questions, matching type questions, analogy type questions, etc। यानी कि बच्चे को जब वो क्लासरूम में पढ़ रहा होता है तो उसको साथ के साथ क्वेरीज करते हैं, साथ के साथ पूछते हैं कि बताओ कि हमने क्या पढ़ा, हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा, हम अभी कहाँ पर है, ताकि उसकी अटेंशन को हम अपनी ओर खींच सकें। फिर है सब्जेक्टिव असेसमेंट। इट इज दैट असेसमेंट इन विच द टीचर असेस द एक्सप्लेनेशन एबिलिटी of the student by take subjective type questions like long answer type questions, essay type questions, etc. In subjective assessment, student express their feeling। यानी कि इसमें क्या होता है कि जैसे समेटिव फॉर्मेटिव हम करते हैं उसमें यूनिट टेस्ट ले लेते हैं बच्चे का, वीकली टेस्ट ले लेते हैं, या फिर हर चैप्टर को ख़त्म करने के बाद उसका टेस्ट ले लेते हैं, हर टॉपिक के बाद टेस्ट ले लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कि लॉन्ग आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं जिसमें बच्चे को एक्सप्लेन करना होता है हर एक टॉपिक को। फिर है डायग्नोस्टिक असेसमेंट। It is a form of pre-assessment that allows a teacher to determine students' individual strengths, weaknesses, नॉलेज एंड स्किल प्रायर टू इंस्ट्रक्शंस। इसमें क्या होता है कि बच्चे की क्या वीकनेस है और क्या स्ट्रेंथ है, यानी कि किस सब्जेक्ट में वो बेस्ट परफॉर्म कर रहा है और किस सब्जेक्ट में वो वर्स्ट परफॉर्म कर रहा है, उनका पता लगाया जाता है और उनको अकॉर्डिंगली डील भी किया जाता है। इट इज़ प्राइमरीली यूज टू डायग्नोज स्टूडेंट डिफिकल्टीज एंड टू गाइड लेसन एंड करिकुलम प्लानिंग। यानी कि उसके करिकुलम को, यानी कि आगे उसको कैसे अच्छे से इंटरेस्ट बनाया जाए, उसको भी प्लान किया जाता है और स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स को भी रिजॉल्व किया जाता है। फिर है इसमें इंटरनल असेसमेंट। इट इवेल्युएट्स व्हाट स्टूडेंट्स डू व्हेन दे आर इन द क्लासरूम। यानी कि जो क्लासरूम के अंदर बच्चे की एक्टिविटी या परफॉर्मेंस होती है उसको एनालाइज किया जाता है। इंटरनल असेसमेंट ऑल्सो सर्व्स एज बेसिस फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट।
टीचर कलेक्ट वेरिएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट इन द क्लासरूम। यानी टीचर यहाँ पर कौन होता है, स्कूल टीचर होता है। वो उसकी सारी की सारी वेरिएबल यानी कि अलग अलग फील्ड में, अलग अलग सब्जेक्ट में उसकी परफॉर्मेंस को जज करता है और फिर उसको इंटरनली असेस भी करता है। फिर है इसमें एक्सटर्नल असेसमेंट। एक्सटर्नल असेसमेंट में क्या होता है कि एक बाहर से एक टीचर आता है, वो बच्चे की, जैसे हमारे बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, बोर्ड एग्जाम्स में हमें नहीं पता होता कि कहाँ से क्या क्वेश्चन आ जाए, तो इसमें क्रैमिंग सिस्टम होता है, वो भी खत्म हो जाता है और बच्चे की मतलब हर चीज को वो समझ समझ के अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज और स्किल्स के बेसिस पे उसको जज किया जाता है। एक्सटर्नल असेसमेंट और स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट रेफर्स टू ऑल स्टूडेंट टेस्टिंग developed and used by source outside of the student school। इसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट, क्योंकि इसमें एक स्टैंडर्ड सेट किया जाता है आउटसाइड सोर्स के द्वारा। External assessment have been used as indicator of both the educational achievement of the student and the quality of instruction in school। क्यों की जाती है एक्सटर्नल असेसमेंट, ये देखने के लिए कि जो स्कूल में एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है उसकी क्वालिटी अच्छी है या नहीं है, या फिर बच्चे सिर्फ ऐसे ही आ रहे हैं स्कूल में और जा रहे हैं, उनको कुछ समझ आ रहा है कि नहीं, या उनको पहले से ही बताया तो नहीं जा रहा कि एग्जाम में क्या आ सकता है, पार्शियलिटी तो नहीं हो रही। इसको रिमूव करने के लिए एक्सटर्नल असेसमेंट की जाती है। फिर है सिनोप्टिक असेसमेंट। इसमें क्या होता है कि बच्चे को जैसे 2 या 2 से ज़्यादा मॉड्यूल दिए जाते हैं, जैसे असाइनमेंट होते हैं, उन पे उसको काम करने के लिए बोला जाता है। उसमें पता चल जाता है कि उसकी स्किल, नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग कितनी है। किसी भी वो अपनी तरफ से उस असेसमेंट को, असाइनमेंट को कंप्लीट करता है। इससे क्या होता है कि जो अलग अलग सब्जेक्ट है उसमें कनेक्शन बन जाता है और बच्चे की अंडरस्टैंडिंग और इंटरेस्ट भी बिल्ड होता है। पढ़ते हैं, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ असेसमेंट which tests candidates understanding of connections between different elements of a subject। यानी कि सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स, सब टॉपिक्स, इन सब को अलग अलग डिवाइड किया जाता है और उनके बीच में कनेक्शन बना के एक असाइनमेंट तैयार किया जाता है। अ सिनोप्टिक असाइनमेंट या फिर असेसमेंट कंबाइंस 2 और मोर मॉड्यूल्स ऑफ स्टडी इनटू अ सिंगल असेसमेंट। यानी कि पूरे टॉपिक का, जैसे अभी बीएड में भी हमारे को बनाने को दिया जाता है प्रैक्टिकल फाइल्स, जिसमें क्या होता है कि हमारे सभी, जैसे हम कोई भी अपनी तरफ से एक सब्जेक्ट चूज करते हैं, जिस भी फील्ड के हैं, जैसे कॉमर्स है, साइंस है, उसको साइकोलॉजी है, उसी के बेसिस पर हमें जो भी आता है अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग एक मॉड्यूल या फिर एक असाइनमेंट तैयार करने को बोला जाता है, जिससे हमारी इंटीग्रिटी का पता चलता है कि हमें उसकी कितनी, उस मतलब उसको हमें कितनी गहराई से, कितने अच्छे से हमें वो आता है। ठीक है, इट नॉर्मली एनेबल्स स्टूडेंट्स टू शो देयर एबिलिटी टू इंटीग्रेट एंड अप्लाई देयर स्किल्स, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग विद ब्रेथ एंड डेप्थ ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें नॉन रेफरेंस्ड असेसमेंट। इसमें क्या होता है, कंपैरिजन होता है। कंपैरिजन इसमें क्या होता है, बच्चों के साथ भी होता है और खुद के साथ भी होता है। इसमें बच्चे अपने ही मार्क्स को, अपनी ही परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं और उसको इम्प्रूव करने के लिए अलग अलग नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स को यूज करते हैं एक दूसरे के साथ। जैसे इट रेफर्स टू स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट दैट आर डिजाइन टू कंपेयर एंड रैंक टेस्ट टेकर इन रिलेशन टू वन अनदर। यानी कि एक दूसरे के सब्जेक्ट से, एक दूसरे की परफॉर्मेंस से हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट रिपोर्ट वेदर टेस्ट टेकर परफॉर्म्ड बेटर और वर्स देन अ हाइपोथेटिकल एवरेज स्टूडेंट which is determined by comparing scores against the performance result of level who have already taken the exam। देखिए कितना अच्छे से बताया गया है कि हमारी परफॉर्मेंस बेटर है या वर्स है, उसको हम हाइपोथेटिकली जज करते हैं। कैसे जज करते हैं, हम देखते हैं कि हमारा जो लास्ट टेस्ट था, प्रीवियस टेस्ट था, उसमें स्कोर कितना था। अगर हमारा स्कोर कम था तो हम उसको ज़्यादा बढ़ाने के लिए, करने के लिए इम्प्रूव, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, और अगर हमारा स्कोर अच्छा था तो हम उसको उसी पे मेंटेन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब है क्राइटेरिया रेफरेंस्ड असेसमेंट। अब इसमें क्राइटेरिया होता है एक स्टैंडर्ड, एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड डिजाइन किया जाता है जिसमें पहले से ही कुछ
लर्निंग स्टैंडर्ड होते हैं जिनको इवेल्युएट करके स्टूडेंट्स की नॉलेज और स्किल्स को इम्प्रूव किया जाता है। ठीक है, क्राइटेरिया रेफरेंस्ड असेसमेंट आर डिजाइन टू मेजर स्टूडेंट परफॉर्मेंस अगेंस्ट अ फिक्स्ड सेट ऑफ प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया और लर्निंग स्टैंडर्ड, यानी कि पहले से ही जैसे सिलेबस होता है कि एक पर्टिकुलर सिलेबस होता है कि हमें ये सिलेबस आएगा, इतने सिलेबस में से हमें इतने क्वेश्चंस आएंगे, इतने मार्क्स लेने हैं, यूनिट्स होते हैं पहले से ही डिटरमाइंड होती हैं। These are used to evaluate whether students have learned a specific body of knowledge or acquired a specific skill। तो ये क्यों किया जाता है? उसकी नॉलेज और स्किल्स को जज करने के लिए। फिर इसमें इप्सेटिव असेसमेंट, इसमें क्या होता है? खुद से compete या फिर कंपेयर करना। जैसे बच्चे अपने ही मार्क्स, स्कोर्स, ग्रेड्स को ही कंपेयर करते हैं प्रीवियस को नेक्स्ट से। ठीक है, it is the practice of determining a student's progress based on their earlier work. It reflects a personal best sense of progress that we see commonly in athletics, such as working to improve one's time in 5 किलोमीटर रन। जैसे कि मान लो कोई एथलीट्स होता है, उसको अपने आप को मतलब बिल्कुल सबसे बेस्ट बनाना है, तो वो क्या करता है? रोज अपने आप से कंपटीशन करता है, टाइम नोट करता है कि मैं अपने ही स्कोर को, अपने ही टाइम को कैसे कम कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसको बोलेंगे इप्सेटिव असेसमेंट। फिर है इसमें फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव क्या होता है कि जैसे ये लगातार असेसमेंट की जाती है बच्चे की, उसमें क्या होता है कि बच्चे को जज किया जाता है, पीरियोडिकली भी कर सकते हैं इसको, वीकली भी कर सकते हैं, एनुअली भी कर सकते हैं। इसमें बच्चे को मॉनिटर किया जाता है, उसको क्या करते हैं कि इम्प्रूव करने के लिए, उसकी अचीवमेंट्स को, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए रिटर्न में या फिर ओरल में या फिर हम कह सकते हैं फॉर्मल में या इनफॉर्मल फॉर्म में असेसमेंट करते हैं। ठीक है, देखते हैं। इट इज ऑनगोइंग और कंटिन्यूस प्रोसेस यूजुअली कैरिड आउट बाय द टीचर्स टू कंटिन्यूसली मॉनिटर स्टूडेंट प्रोग्रेस इन अ नॉन थ्रेटनिंग एंड सपोर्टिव एनवायरनमेंट, यानी कि बच्चे को लगातार उसको बूस्ट करने के लिए, उसकी परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए उसको स्ट्रेंथ दी जाती है। उसको बोला जाता है कि आप कोई बात नहीं, एक टेस्ट में वीक से इसको दोबारा से टेस्ट दीजिए, उसमें आपकी परफॉर्मेंस और भी अच्छी आएगी, ताकि उसकी जो लर्निंग डिफिकल्टीज है वो रिमूव हो सके। ठीक है, इट इज़ अ रेंज ऑफ फॉर्मल यानी कि रिटन एंड इनफॉर्मल या फिर ओरल टेस्ट असेसमेंट प्रोसीजर्स employed by teachers during the learning process in order to modify teaching and learning activities to improve student attainment, यानी कि बच्चे की अटेनमेंट के को इम्प्रूव करने के लिए उसको अलग अलग फॉर्म में असेस किया जाता है ताकि वो अपनी कमजोरियों को स्ट्रेंथ में बदल सके। फिर इसमें समेटिव असेसमेंट। इट रेफर्स टू द असेसमेंट ऑफ द लर्निंग दैट सम्स अप और समराइज द डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स एट अ पर्टिकुलर टाइम, यानी कि इसमें समअप किया जाता है पूरे साल की परफॉर्मेंस का। जैसे कि उसके जो भी टेस्ट होते हैं, जो भी उसकी स्पोर्ट्स एथलीट्स वगैरह, उनको सबको एक रिपोर्ट कार्ड के थ्रू एक ही जगह नोट किया जाता है और फिर उसे टीचर्स को, पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को, सबको शो किया जाता है और उसमें देखा जाता है कि कहाँ वो वीक है और कहाँ पर वो स्ट्रॉन्ग है। Generally, summative assessment is taken by students at the end of a course or academic year to demonstrate the sum of what they have learned. If it refers to the assessment of participants where the focus is on the outcome of the program. तो क्यों की जाती है ये देखने के लिए कि जो भी वो कर रहा है, जैसे हम बीएड कर रहे हैं तो हम लास्ट में हमारी एक डीएमसी आती है तो हमें देखा जाता है कि हमारी किस सब्जेक्ट में कितनी परफॉर्मेंस है, उसको सम अप करके। फिर इसमें टर्मिनल असेसमेंट। दिस टाइप ऑफ असेसमेंट इज कैरिड आउट एट द एंड ऑफ अ कोर्स और मेजर यूनिट। ये भी टर्म एंड पे असेसमेंट की जाती है हमारी परफॉर्मेंस को असेस करने के लिए। इट इज ऑलमोस्ट इनवेरिएबली carried out for summative purposes. Example, to determine whether students can progress to the next stage of the course, to determine whether they should be accredited with having satisfactorily completed a module, unit, etc. यानी कि उसको नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट ईयर में प्रमोट करना है कि नहीं, ये पता लगाने के लिए और उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो
सेटिस्फैक्टरली है कि नहीं, वो ये भी पता लगाने के लिए टर्मिनल असेसमेंट की जाती है। लास्ट है इसमें कंटिन्यूस असेसमेंट। दिस इज असेसमेंट दैट इज कैरिड आउट ऑन an ongoing basis while students are actually working through a course or major unit. It can take a wide range of forms, including periodic tests, essays, and other types of assessment, ongoing assessment of practical or studio work, or situational assessment. Such assessment can be entirely summative or can take the form of a mixture of formative and summative assessment. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये पीरियोडिक बेसिस पे, कंटिन्यूस बेसिस पे असेसमेंट की जाती है ताकि बच्चे की समेटिव और फॉर्मेटिव दोनों ही असेसमेंट्स को जज किया जा सके। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल अच्छे से करिए और पूरे सब्जेक्ट्स को आगे इसको और भी डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।